हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों इस समय आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा आप सभी, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई। साथियों, कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे? क्या जो अपना टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय, और राजस्थान के सामान्य परिचय में अपने राजस्थान के प्राचीन भौतिक और स्थानीय नामों के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के प्राचीन भौतिक और स्थानीय नामों के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। और राजस्थान के प्राचीन भौतिक और स्थानीय नामों के बारे में चर्चा करते हुए कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि महाकाव्य काल में राजस्थान के कितने जनपद थे। तो महाकाव्य काल में राजस्थान कितने जनपदों में विभाजित था, मैं आपसे साझा करूं तो महाकाव्य काल में राजस्थान के जनपद कितने थे? तो महाकाव्य काल में राजस्थान के जनपद कितने थे? 4। और महाकाव्य काल में राजस्थान के कौन कौन से 4 जनपद थे, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। चलो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने बात करते हैं मौर्योत्तर काल में राजस्थान के जनपद, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान इन मौर्योत्तर पीरियड। मौर्योत्तर काल कौन सा होता है? मौर्योत्तर काल का मतलब है जिस काल में मौर्यों ने तर्क खाई बराबर मौर्योत्तर काल। सही है या गलत है? नहीं। उत्तर काल यानी मौर्य काल तो वो था जो मौर्यों का काल था। मौर्योत्तर काल का मतलब है मौर्यों के बाद का काल, उत्तर काल। जैसे आप एमए करते हो तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ऐसे लिखते हैं ना, एमए प्रीवियस को पूर्वार्ध बोलते हैं और फाइनल को उत्तरार्ध बोलते हैं। इसी प्रकार आप याद रखना मौर्योत्तर काल इसका मतलब है हाँ कि मौर्यों के बाद का काल। मौर्योत्तर काल में राजस्थान कितने जनपदों में विभाजित था? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मौर्योत्तर काल में राजस्थान कितने जनपदों में विभाजित था और मौर्योत्तर काल में राजस्थान के कौन कौन से जनपद थे। चलिएगा। हाँ, इस चौधरी ने बताया है मौर्योत्तर काल में राजस्थान 4 जनपदों में विभाजित था। वेरी गुड, बिल्कुल। मनीषा रावत नमस्कार, कविता राम राम, राजू राम गोदारा राम राम, इंसाफ खान सर नदियां सिलेबस में है क्या? इसके बाद कौन सा टॉपिक करवाएंगे सर जी? पानी उसके बारे में भी आप है? कोई बात नहीं, नदियां हैं तो इसके बाद नहीं करवाएंगे, मैं मेरे क्रम से पढ़ाऊंगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों आप मुझे ये मत बताना, आज ही बता रहा हूं कि सर पहले ये टॉपिक करा दो, 2 नंबर पर ये टॉपिक करा दो, 3 नंबर पर ये टॉपिक करा दो। ये मैं आपकी मान के कभी नहीं करवाऊंगा। और कभी ऐसा बोलना भी मत है, क्योंकि ये मैं डिसाइड करूंगा आपको कौन सा टॉपिक कब करवाना है, कौन सा टॉपिक कब करवाना है। ये आप डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है ना? क्रम से चलेगी भूगोल। अब मैं अगर आपको फेल कराने पर तुला हूं तो राजस्थान के परिचय के बाद में सीधा ही आपको खनिज स्टार्ट करवा दूं। ठीक है ना? राजस्थान का परिचय, भूगोल पढ़ने का तरीका यही होता है दोस्तों। राजस्थान का परिचय होगा, फिर भौतिक भाग होगा, फिर जलवायु होगी, फिर नदियां होगी, फिर झीलें होगी, फिर सिंचाई परियोजना होगी, फिर सिंचाई किम करनी है? मिट्टी में करनी है, फिर मृदा टॉपिक होगा, फिर मिट्टी में क्या करनी है? कृषि करनी है, फिर कृषि टॉपिक होगा, फिर खेती के साथ साथ पशु पालन भी करना है, फिर पशुधन टॉपिक होगा, ऐसे होगा। तो आगे आ जाओ, चलो अब अपने रिपीट करते हैं, आगे चर्चा स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर काल में राजस्थान के जनपद मैंने आपको पढ़ाए। मौर्योत्तर का सॉरी, कौन से में? महाकाव्य काल में। अब आप हेडिंग डालो मौर्योत्तर काल में
मौर्योत्तर काल में राजस्थान के जनपद मौर्योत्तर काल में राजस्थान के जनपद, अगर मैं आपसे पूछूं तो मौर्योत्तर काल में भी राजस्थान के जनपद कितने थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। मौर्योत्तर काल में राजस्थान 4 जनपदों में क्या था, विभाजित था। अब मौर्योत्तर काल में राजस्थान के 4 जनपद इस प्रकार थे। नंबर 1 पर आप ध्यान रखना, योधेय जनपद। अगर आपसे यह पूछा जाए कि योधेय जनपद कौन सा था, तो मौर्योत्तर काल में नंबर 1 पर बात आती है योधेय जनपद। योधेय जनपद इसका मतलब था योधेय क्षेत्र, समझ गए। योधेय क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर को कहते हैं और इसे ही कहा जाता है योधेय। तो 1 नंबर पर मैंने आपको क्या बताया, योधेय जनपद। योधेय जनपद में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप याद रखना, हनुमानगढ़ और इसमें श्री गंगानगर का क्षेत्र, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। योधेय क्यों कहते थे, क्योंकि ये योद्धाओं का जमावड़ा था, यहां पर शक्तिशाली योद्धा रहते थे, ठीक है, इसलिए इसे नाम दे दिया योधेय जनपद। योधेय के बाद में नंबर 2 पर आता है साथियों, कौन सा जनपद, नंबर 2 पर है अर्जुनायन जनपद। कौन सा है, अर्जुनायन जनपद। यह पेपर में पूछा गया प्रश्न है, अर्जुनायन जनपद। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो अर्जुनायन जनपद है, इसमें राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है, तो अर्जुनायन जो जनपद है दोस्तों, इसमें राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों का क्षेत्र आता है। तो इसमें आ गया अलवर और भरतपुर जिले। लेकिन यहां एक कहानी सुनो आप, वो बहुत रोचक है। अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो अर्जुनायन जनपद कहलाता है। कैसे, अर्जुनायन जनपद, इसका मतलब है भी ये जो अर्जुनायन जनपद वाले थे ना, कहानी सुनो। जैसे साथियों मैं राजस्थान का मैप लेता हूं, जैसे यहां पर राजस्थान के जो जिले हैं अलवर और भरतपुर वो पड़ते हैं। ध्यानपूर्वक देखना इस मैप पर। चलो ये मैप ले लेता हूं, फिल मैप। ये जो क्षेत्र था ना, ये जो क्षेत्र था, ये राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला था। कौन सा जिला था, हनुमानगढ़ और गंगानगर। जो ये क्षेत्र, ये तो था योधेय। अब ये जो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र था ना, ये रहा। जैसे मान लो ये अलवर है, ये भरतपुर। अब खेरथल, तिजारा और ये जिले तो अब बने हैं, कोटपुतली, बहरोड, ये डीग अब बना है। बाकी ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो अलवर भरतपुर था। अब क्या था दोस्तों, आपको पता ही है भी, यहां पर क्या पड़ती है, दिल्ली पड़ती है। स्वाभाविक सी बात है, यहां पर दिल्ली पड़ती है। और ये अर्जुनायन जो जनपद था ना, वो अलवर और भरतपुर जिले में था। इसके पास में यहां एक और जनपद था, जो जैसे जयपुर, टोंक, अजमेर और दो साकार, ये जो क्षेत्र था ना, इसमें रहता था मालव जनपद। कौन सा जनपद था ये, मालव जनपद। मालव जाति का ये बाहुल्य क्षेत्र था, इसलिए हां ये था मालव जनपद। अब जितने भी आक्रमणकारी आते थे वो दिल्ली के रास्ते आते थे आक्रमण के लिए, हाँ या ना भी। जैसे मुगल आए तो दिल्ली से, और सही है ना। और अक्सर आपने राजस्थान का आप इतिहास पढ़ोगे, मध्यकालीन इतिहास, जैसे मान लो आप मारवाड़ है, मेवाड़ है, आमेर है, जयपुर का कछवा वंश है, कोई भी पढ़ोगे तो अक्सर राजस्थान के जो झगड़े थे वो किससे थे, दिल्ली दरबार से। एक तरफ राजस्थान के राजा और एक तरफ आपको दिल्ली दरबार याद रखना पड़ेगा। और पेपर में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, सही है ना। हाँ, महाराणा सांगा के समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, बताओ हाँ या ना।
महाराणा प्रताप के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो अब जितने भी आक्रमणकारी आते वो सारे दिल्ली दरबार यानी दिल्ली के रास्ते आते। अब यहां ये क्या था, अर्जुनायन जनपद वाले जो अलवर भरतपुर में थे ना, ये यहां पर अपना मोर्चा बना के रखते थे, और जैसे इधर से कोई भी आक्रमणकारी आता उनकी ये पूरी रिपोर्ट रखते और ये तुरंत प्रभाव से सूचना प्रेषित करते, फोन कर देता सीधा डायरेक्ट फोन कर देते किनके पास, मालवों के पास, कि भाई साहब दिल्ली दरबार से आक्रमणकारी आ रहे हैं और उनको खदेड़ना अपना काम है, उनको किसी ना किसी प्रकार रोकना पड़ेगा। समझ गए? तो ये क्या करते, अपनी पूरी सेना लेकर के यहां आ जाते, इनको प्रवेश नहीं करने देते, तब से पहले यहां खदेड़ देते थे आक्रमणकारियों को। समझे या नहीं? ये था। अब एक कहानी और सुनो, ये जो मालव थे ना दोस्तों, ये क्या करते थे कि यहां भी जो इनके यानी विदेशी आक्रांताओं के जो स्पोर्टर थे वो यहां भी थे, इनको भी क्या करते थे, खदेड़ते थे, और इनको भी खदेड़ते और मालव अपने साम्राज्य का क्या करते, विस्तार करते। जयपुर, टोंक, दौसा से साम्राज्य का विस्तार करते हुए मालवों ने अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश में मालवा के पठार तक कर लिया था। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने मध्य प्रदेश में मालवा तक कर लिया था, और यह पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार और विदेशी आक्रांताओं को ये क्या करते, परास्त करते। ना जी, आ तो बात झूठ है, इया तो कोनी हो सके, ये आपको लगी झूठ है तो मालवों को भी ऐसे लगा भी ये बात झूठ साबित हो सकती है, आगे भविष्य की पीढ़ी ये बोल सकती है कि ऐसा नहीं किया था। तब क्या किया दोस्तों कि मालवों ने यहां भीलवाड़ा में एक अभिलेख खुदवाया, और उस अभिलेख का नाम था यूप अभिलेख, और ये यूप अभिलेख मिला था नांदसा में। कहां मिला था? नांदसा में। और ये नांदसा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो मालवों के विजय की जानकारी, मालवों के विजय की जानकारी यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा से मिलती है। यह भी बात आप दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है ना। अब मैं सारी की सारी बातें लिख रहा हूं, जो बातें अभी आपको बताई है मैंने। तो यह कहानी आपके समझ में आई होगी। एक बार मुझे सूचित कर देना कि सर हमारे समझ में आ गया, अब आप लिख दो। चलो आगे चलता हूं। नंबर 3 पर आप लिखो 2 नंबर, इसके बाद में नंबर 3 पर आप लिखो मालव जनपद। मालव जनपद, मालव जनपद लिखिए साथियों, मालव जनपद। इसमें लिखो जयपुर, टोंक, अजमेर और दौसा का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत मालव जनपद में जयपुर, टोंक, अजमेर और दौसा, ये क्षेत्र इसमें आता था। समझ गए? जयपुर है, टोंक है, अजमेर है, दौसा का क्षेत्र इसमें आता था। लिखो आगे, इसमें लिखो मालव। मालव विदेशी आक्रांताओं को, विदेशी आक्रांताओं को, विदेशी आक्रांताओं को अर्जुनायन के सहयोग से, अर्जुनायन के सहयोग से, परास्त करते। अर्जुनायन के सहयोग से विदेशी आक्रांताओं को परास्त करते वह अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को मालवा एमपी तक, मालवा ब्रैकेट में लिख लेना, एमपी तक बढ़ा लिया था। मालवा एमपी तक बढ़ा लिया था। नेक्स्ट आगे लिखो मालवों के विजय की जानकारी। हां,
मालवों के विजय की जानकारी यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा से मिलती है। यह भी मैं लिख देता हूं। मालवों के विजय की जानकारी कहां से मिलती है? मालवों के विजय की जानकारी लिख लो। मालवों के विजय की जानकारी यूप अभिलेख, चलो भाई अब लिख देता हूं, लिखो। मालवों के विजय की जानकारी, आ जाओ। रामकुमार सर भी आ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, बड़ा बुला लूं क्या? साथ ही इतिहास स्टार्ट कर देंगे, बोल रहे हैं सर आने का। आ जाओ आ जाओ सर, आ जाओ, मोस्ट वेलकम टू यू। आ जाओ, ये देखो ये आ गए सर, लो ये आपको पढ़ा देंगे साथ में, ठीक है क्या? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बेजोड़ संगम। आधे बोर्ड पे सर आप इतिहास स्टार्ट कर दो, आधे बोर्ड पे मैं भूगोल स्टार्ट कर देता हूं। ये चल रहा है जी राजस्थान का जनरल इंट्रोडक्शन, आज खत्म करेंगे। तो मालवों के विजय की, मालवों के विजय की जानकारी, विजय की जानकारी, मालवों के विजय की जानकारी यूप अभिलेख, यूप अभिलेख, यूप अभिलेख, यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा से, नानसा भीलवाड़ा से मिलती है। नानसा भीलवाड़ा से मिलती है। मालवों के विजय की जानकारी यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा से मिलती है। यह है कौन से? मालव जनपद की बात। इसके बाद में नेक्स्ट आप नंबर 4 पर आप लिखो सीवी जनपद। नंबर 4 पे कौन सा आता है? सीवी जनपद, सीवी जनपद, सीवी जनपद है, सीवी जनपद है, ठीक है। सीवी जनपद, इसमें इसके अन्य नाम भी है साथियों। सीवी जनपद, इसके अन्य नाम याद रखना, मेदपाट, प्रागवाट। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसके अन्य नाम है मेदपाट, प्रागवाट, मेदपाट, प्रागवाट, अन्य नाम मेदपाट, प्रागवाट। अब इसके बाद में सीवी जनपद, इसमें आप याद रखना क्षेत्र कौन सा आता है। तो सीवी जनपद आपको पता ही है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, उदयपुर कोमा चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, लेकिन प्राथमिकता देनी है उदयपुर को। अगर आपसे पूछ ले सीवी जनपद की राजधानी, राजधानी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा मध्यमिका, मध्यमिका या मध्यमिका, मध्यमिका या मध्यमिका, और यह पड़ता है नगरी चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। मध्यमिका या मध्यमिका यह क्षेत्र पड़ता है नगरी चित्तौड़गढ़ में। कोई दिक्कत नहीं है, एमएससी का पेपर दे, जब तेरे को टाइम मिले तब क्लास ले। बाकी वसीम हमीरा का तेने खूब पढ़ रखा है, थोड़ा सा रिवीजन के लिए टाइम स्पेस जरूर निकालना। तो ये है राजस्थान के जनपद। नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे राजस्थान के अन्य प्राचीन नाम। आज मैं टॉपिक आप कंप्लीट करना है, ठीक है नहीं, कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संभागीय व्यवस्था। तो यहां तक आप सभी ने लिखा। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अन्य प्राचीन नाम। राजस्थान के अन्य कौन कौन से प्राचीन नाम हैं, तो आगे आप हेडिंग डाल लीजिए राज्य के विभिन्न विभिन्न जिलों व क्षेत्रों के अन्य प्राचीन नाम। राज्य के विभिन्न जिला व क्षेत्रों के अन्य प्राचीन नाम। अन्य प्राचीन नाम में जैसे एक नंबर पर अपने चर्चा करते हैं रामनगर। नंबर 1 पर मैंने लिखा रामनगर, रामनगर, या मैं आगे आपको लिख देता हूं रामनगर या रामू जाट की डाणी, जाट की डाणी,
रामनगर या रामू जाट की ढाणी, ये किसका प्राचीन नाम है साथी? तो ये प्राचीन नाम है श्री गंगानगर का। रामनगर या रामू जाट की ढाणी। इसके बाद में नेक्स्ट आगे आप याद रखना चुघेर। चुघेर किसका प्राचीन नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? चुघेर। इसके बाद में आप याद रखना सोडलगढ़। सोडलगढ़ किसका प्राचीन नाम है? अगर आपसे पूछ ले तो सूरतगढ़। सूरतगढ़ में एक दुर्ग भी बना हुआ है, वो दुर्ग है कौन सा? सोडलगढ़ दुर्ग। सोडलगढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है? सूरतगढ़ जिले में है। और प्राचीन नाम भी हो गया सूरतगढ़ का सोडलगढ़। ठीक है। चलें आगे, जल्दी जल्दी आप लिखते जाना। इसके बाद में जैसे आप याद रखना बटनेर। यार क्रमांक नंबर वाली समस्या हो जाए नहीं। चलो ठीक है, एरो ही लगाया, सीधा क्रमांक नंबर तो नहीं लगाया। इसके बाद में नेक्स्ट आप याद रखना बटनेर। अगर मैं आपसे पूछूं बटनेर किसका प्राचीन नाम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? बटनेर है। अब पूरा देखो सुनो, इतिहास बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 1805 में बीकानेर के शासक, हाँ 1805 में बीकानेर का शासक सूरत सिंह ने क्या किया था? भूपतखां भाटी को परास्त किया और हनुमानगढ़ पर अधिकार कर लिया। इस दिन मंगलवार था तो हनुमान जी के नाम पर नाम हनुमानगढ़ रखा। ये जो बात है ये आपको जब बटनेर दुर्ग करवाएंगे सर, रामकुमार सर आपको, सॉरी रामकुमार सर, पंकज सर कल्चर करवाएंगे तो वो बटनेर दुर्ग करवाएंगे, वहां आपको ये इतिहास बताएंगे। क्योंकि मुझे पक्का पता है सर आपको जरूर बताएंगे, भी राम कुमार सर भी पहले बताते थे, वो सर भी बताएंगे। हाँ, तो बटनेर हनुमानगढ़ का क्या है? प्राचीन नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अर्बूद। अर्बूद कोमा चंद्रावती। अर्बूद कोमा चंद्रावती ये किसका प्राचीन नाम है? तो ये प्राचीन नाम है माउंट आबू। माउंट आबू। और माउंट आबू राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? आपको पता ही है, अर्बूद चंद्रावती। अर्बूद आबू के आसपास का जो क्षेत्र है सिरोही में पड़ता है, उसे बोलते हैं माउंट आबू। आबू का क्षेत्र सिरोही और आबू का प्राचीन नाम है अर्बूद चंद्रावती। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कांठल या देवलिया। कांठल या देवलिया। अगर मैं आपसे पूछूं कांठल या देवलिया किसका प्राचीन नाम है, तो आपका उत्तर होगा प्रतापगढ़ का। माही नदी के कांठे में स्थित होने के कारण प्रतापगढ़, आगे याद रख लो, माही नदी के, माही नदी के कांठे में स्थित होने के कारण, कांठे में स्थित है प्रतापगढ़। कांठे का मतलब होता है बिल्कुल माई नदी के पास में। और यह अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 2-3 बार प्रश्न पूछ लिया, आपका पेपर भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ही लेगा, कांठलिया देवलिया। इसके बाद में बात करते हैं मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरवाड़ा किसका प्राचीन नाम है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अजमेर व राजसमंद का दिवेर क्षेत्र। याद रखना, अजमेर कोमा राजसमंद, राजसमंद का, राजसमंद का दिवेर क्षेत्र, दिवेर क्षेत्र। अजमेर व राजसमंद का दिवेर क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरवाड़ा। हाँ, अजमेर और राजसमंद का दिवेर क्षेत्र कहलाता था मेरवाड़ा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है भाई खेराड़। खेराड़ या याद रखना माल खेराड़। खेराड़ या माल खेराड़, यह था साथियों जहाजपुर, जहाजपुर भीलवाड़ा व टोंक का क्षेत्र, टोंक का क्षेत्र। जहाजपुर भीलवाड़ा व टोंक का क्षेत्र क्या कहलाता था? खेराड़ या माल खेराड़। इसके बाद में नेक्स्ट नाम आती है मछला मगरा। मछला मगरा क्या था?
तो ये देखो सुनो, इसके बाद में नेक्स्ट आता है मछला मगरा। मछला मगरा, मगरा, मछला मगरा किसे कहते हैं दोस्तों? मछला मगरा इसका, हाँ हेलो, मछला मगरा, मछला खेराड़ या माल खेराड़, जहाजपुर, भीलवाड़ा और टोंका क्षेत्र। मछला मगरा किसे कहते हैं? मछला मगरा क्या होता है? उदयपुर के चारों तरफ का पहाड़ी क्षेत्र है। उदयपुर के चारों तरफ का क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र। इसमें मछली की और मगरमच्छ की आकृति की पहाड़ियां हैं। जैसे मान लो, हाँ, उदयपुर के चारों तरफ पहाड़ियां हैं। मछला मगरा जैसे इस प्रकार, ऐसे आपने देखी होगी भी, इस प्रकार ऐसे मान लो मछली के आकार की और मगरमच्छ के आकार की, इस प्रकार ऐसे फैली हुई लंबी चौड़ी पहाड़ियां हैं। इस प्रकार उन्हें क्या बोला जाता है? मछला मगरा। तो इसमें याद रखना, उदयपुर के चारों तरफ का, उदयपुर के चारों तरफ का, चारों तरफ, उदयपुर के चारों तरफ का पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, उदयपुर के चारों तरफ का पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? मछला मगरा। मछली के और मगरमच्छ की आकृति की यहां पर क्या थी? पहाड़ियां थी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गिहिलोट। गिहिलोट किसका प्राचीन नाम है? बताओ आप मुझे। गिहिलोट, ये लो जी, मैंने लिखा गिहिलोट। गिहिलोट किसका प्राचीन नाम है साथियों? तो गिहिलोट भी उदयपुर का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? उदयपुर। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या है? गिहिलोट। उदयपुर के बाद में नेक्स्ट आता है साथियों मालानी। मालानी नस्ल के घोड़े भी आते हैं, लेकिन मालानी किसका प्राचीन नाम है अगर मैं आपसे पूछूं तो? अब मालानी राजस्थान, हाँ, पश्चिमी राजस्थान में है। और मालानी प्राचीन नाम किसका था? बाड़मेर। कोमा इसमें थोड़ा सा जालोर का क्षेत्र भी आता था। तो मालानी में याद रखना बाड़मेर और जालोर का क्षेत्र क्या कहलाता था? मालानी कहलाता था। मालानी के बाद में नेक्स्ट आता है ढूंढाड़। ढूंढाड़, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ऐसे प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछता है। तो ढूंढाड़ देखो सुनो, ढूंढाड़ किसे कहते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लूंगा भाई प्रिय विद्यार्थियों आपका। चलो अब देखो ढूंढाड़। ढूंढाड़ किसको कहते हैं? जयपुर के आसपास के क्षेत्र को, जयपुर के आसपास का क्षेत्र के, आसपास का क्षेत्र, पास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहा जाता है। जयपुर के आसपास के क्षेत्र को, ठीक है ना। ढूंढाड़ किसको कहते हैं? जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। यहां तक लिख लिया? एक बार आप मुझे थम्स अप करके बताएं कि सर हाँ हमने यहां तक लिख लिया। आप आगे लिखाओ ढूंढाड़। यहां पर देखो मैंने आपको एक नाम लिखा है, कांठल देवलिया। नहीं नहीं मैडम जी नहीं लड़ाई कर रही यार, कोई हॉस्पिटल में आया हुआ है रिलेटिव, उसने 2 बार फोन कर लिया कि कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। मैंने कहा यार हॉस्पिटल में आ गया, घना ही डॉक्टर है। तो ये देखो सुनो, कांठलिया देवलिया प्रतापगढ़ माही नदी के कांठे में स्थित है प्रतापगढ़, इसलिए इसे कांठलिया देवलिया कहा जाता है। अगर साथियों, अगर मैं चाहूं ना तो ये 3 दिन चला सकता हूं भी, मैं मैप दिखाऊं भी वो कांठलिया देवलिया है, लेकिन महत्व कोई है को नहीं, क्योंकि बेसिक बात थे याद रखनी है। ये बातें जकी जकी बताऊं, ठीक है ना। समय की भी अपने को कदर करनी बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ना आवे वो मैंने बता दियो थे, ठीक है नहीं। मेरे पास समझाने के बहुत एफर्ट है, अन्य बहुत तरीका है समझाने का। इतना था ना एग्जाम्पल दे दूंगा थे भूलो को नहीं, लेकिन लिखाने को एक ही तरीको है वो, सही है ना। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में ढूंढाड़, मैंने कंठलिया देवलिया लिखा, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं साथियों मेवल। इसके बाद में आगे मैं क्या लिखूंगा? मेवल। अब देखो मेवल याद रखना, कंठलिया देवलिया तो प्रतापगढ़ को कहा जाता है, जबकि मेवल नाम है प्राचीन डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? मेवल। और प्रतापगढ़ को कहा जाता है देवल, जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहते हैं मेवल। नेक्स्ट इसके बाद में आता है गोड़वाण। मेरो रट्टो मारे है बहुत तकड़ो, भूलूंगा नहीं मैं। गोड़वाण, गोड़वाणी बोली है, जैसे मारवाड़ी क्यों बोली आप पढ़ोगे ना, हाँ
ये भी बताऊंगा इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आप मारवाड़ी की उपबोलियां पढ़ोगे ना, मारवाड़ी की उपबोली वह सारी डटकी बिना से मेख ले गोबर में थाप दे, मारवाड़ी की उपबोली है ये सारी। डटकी बिना से मेख ले गोबर में थाप दे, डटकी बीकानेरी नागौरी सेकावाटी थली, इस प्रकार डटकी बिना से मेख ले गोबर में थाप दे, मारवाड़ी की उपबोली है ये। इसी प्रकार ये जो गोड़वाणी है ये एक मारवाड़ी की उपबोली है। और गोड़वाणी जो बोली है आपको पता है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। और ये जो है जैसे बाड़मेर है, सांचौर है, पाली है, जालोर का क्षेत्र इसमें आ जाता है। अब आपको पता यह करना है कि गोड़वाण कहते किसे हैं, तो गोड़वाण में आप याद रखना बाड़मेर और जालोर, और बाड़मेर और जालोर के जो मध्य का क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, गोड़वाण बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखो थली, इसका सही नाम तो यह है थली। मारवाड़ी भाषा को शब्द है अड़े लिखना आवे कि थाने अड़े, यह है थली, सॉरी अड़े ऐसे लिखा जाता है, मारवाड़ी भाषा का शब्द है ये अड़े। जैसे मैंने ये लिखा थाली, ये क्या लिखा थाली, ये मैं लिख दियो थाली, राजस्थानी भाषा। जैसे मान लो कान का आभूषण होता है एक बाली बोलते हैं, वो सही बाली ने, बाली उच्चारण सही नहीं है उसका, वो बाली होती है बाली, बा ऐसे अड़े लिखा जाता है, अड़े ऐसे लिखते हैं अड़े, ये है मारवाड़ी भाषा का शब्द अड़े। अरे इतो ही है जोधपुर लिख, मैं कहूं बाड़मेर और जालोर के आसपास का क्षेत्र है, तो बाड़मेर और जालोर के आसपास जोधपुर भी आ गयो, पाली भी आ गयो, ये है, ठीक है ना। हाँ ले लिख ले बाड़मेर जालोर जोधपुर, लो जी पाली लिख दूं बस, अब जिसोर हो गयोगे। मैंने आपको यही कहा बाड़मेर और जालोर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो थली, थली में आप लिखो हनुमानगढ़ की नोहर बादरा तहसील, हनुमानगढ़ की नोहर बादरा, नोहर बादरा, बादरा कोमा चूरू की, चूरू की राजगढ़ तारानगर, तारानगर राजगढ़ तारानगर, व बीकानेर की, बीकानेर की लूणकरणसर, लूणकरणसर तहसीलें, तहसीलें, ठीक है। हनुमानगढ़ की नोर बादरा, चूरू की राजगढ़ तारानगर और बीकानेर की लूणकरणसर तहसीलें क्या कहलाती है, थली कहलाती है। क्या कहलाती है, थली कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है डांग, डांग किसको कहते हैं, डांग, डांग में लिखो हां करौली धौलपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, डांग। इसके साथ पास में एक और जिला आ जाता है सवाई माधोपुर, माधोपुर। अब देखो सुनो, मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा करौली को डांग की रानी कहते हैं जबकि धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है राठ या अहीरवाट। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले राठ या अहीरवाट किसको बोलते हैं, तो अलवर का हरियाणा से लगा क्षेत्र। अब अलवर की जगह दो जिले और बन गए, खैरथल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, अलवर है, इसका हरियाणा से लगा क्षेत्र क्या कहलाता है, राठ या अहीरवाट, राठ या अहीरवाट, अहीरवाट, राठ या अहीरवाट। इसमें लिखना अलवर का हरियाणा से लगा क्षेत्र, अलवर का हरियाणा से लगा क्षेत्र, हरियाणा से लगा क्षेत्र। अब अलवर का हरियाणा से लगा क्षेत्र, इसमें खैरथल तिजारा भी आ गया और कोटपुतली बहरोड भी आ गया। इसका जो हरियाणा से लगा क्षेत्र है वो राठ या अहीरवाट कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद में बात आता है गुर्जरात्रा, जोधपुर का दक्षिणी भाग। गुर्जरात्रा किसको बोलते हैं, गुर्जरात्रा यह है जोधपुर का, जोधपुर का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। गुर्जरात्रा किसको कहा जाता है साथी, जोधपुर के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे आप लिखो सपाद लक्ष, सपाद लक्ष, इसमें लिखो सांभर के आसपास, सांभर ब्रैकेट में लिख लेना जयपुर,
के आसपास, के आसपास, सांबर के आसपास, आसपास 1.25 लाख, 1.25 लाख गांवों का समूह है, गांवों का समूह है, समूह है। सांबर के आसपास स्थित 1.25 लाख गांव का समूह है, क्या कहलाता है? सपाद लक्ष्य। सपाद मतलब 100 से अधिक, 1.25 लाख बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके सही बात है, सपाद लक्ष्य। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखो बर्ड, 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 बर्ड लिखो बूंदी का पथरीला क्षेत्र, बूंदी का पथरीला क्षेत्र। बूंदी का पथरीला या पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? बर्ड कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है साथी अनंत गोचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2-3 बार पूछ लिया। अनंत गोचर, अनंत गोचर, अनंत गोचर ये लिखो, अनंत गोचर लिखो। सीकर से, सीकर से सांबर के मध्य की गोचर भूमि, सीकर से सांबर के मध्य की गोचर भूमि क्या कहलाती है? अनंत गोचर। सीकर से लेकर के और सांबर जयपुर के बीच का भाग था, और ये पूरा का पूरा जो भाग था यहां खूब गायें चरती थी। अच्छा, क्योंकि एक तो आपको पता ही है आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ गया ये क्षेत्र लगभग, और यहां बरसात भी ठीक ठाक होती है, तो ठीक पशुओं के चरने के लिए चारा यानी घास फूस खूब होता था, और ये यहां खुला क्षेत्र था, पशु चरते थे। इसे क्या बोलते थे? अनंत गोचर। सीकर से सांबर के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट आगे लिखो शाल्व। शाल्व किसका प्राचीन नाम था? शाल्व, शाल्व लिखो अलवर का प्राचीन नाम, यानी अलवर का क्षेत्र क्या कहलाता था? शाल्व। इसके बाद में श्रीपंथ शोणितपुर, श्रीपंथ या शोणितपुर, शोणितपुर, श्रीपंथ या शोणितपुर ये नाम था दोस्तों बयाना का, और बयाना आपको पता ही है कहां पड़ता है? भरतपुर में। श्रीपंथ शोणितपुर है बयाना। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है सत्यपुर, सत्यपुर। यह सत्यपुर प्राचीन नाम था सांचौर का, और ये वही सांचौर है जिसे राजस्थान का प्राचीन राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सांचौर पड़ता है जालोर में। नेक्स्ट है जबालीपुर या जालहूर, जबालीपुर, जबालीपुर या जालहूर ये प्राचीन नाम है किसका? जालोर का। ठीक है, श्रीपंथ शोणितपुर, और एक आगे श्रीमाल और आएगा। श्रीमाल आप मुझे बताओ किसे कहते हैं? श्रीमाल किसका प्राचीन नाम है? आप कमेंट में बताना श्रीमाल किसका प्राचीन नाम है, जबालीपुर या जालहूर? सर हाँ, मत्स्य प्रदेश, हाँ हाँ, जबालीपुर या जालहूर, जालोर का प्राचीन नाम है ये। उदयपुर के चारों तरफ का पहाड़ी क्षेत्र मछला मगरा, मछली और मगरमच्छ के नहीं 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 है, सिहाड़ है, सिहाड़, सिहाड़ नाथ द्वारा का प्राचीन नाम लिख लो। सिहाड़, सिहाड़, सिहाड़ बोलते हैं, यह है नाथ द्वारा का प्राचीन नाम। लो जी, नाथ द्वारा का, नाथ द्वारा सिहाड़ बोलते थे। सिरीमाल, हाँ वेरी गुड, गलत है, भीलवाड़ा। सिरीमाल, सिरीमाल किसका प्राचीन नाम था? सिरीपंथ तो लिखा दिया मैंने, सिरीमाल आपके लिए लिख के छोड़ दिया। सिरीमाल, सिरीमाल किसका प्राचीन नाम था? बताओ जल्दी से। सिरीमाल बोलते थे बीनमाल को, और ये बीनमाल कहां पड़ता है? जालोर में। महाकवि माघ की जन्मस्थली है बीनमाल, जालोर। इसे पिलो मोलो भी कहा जाता है। इसके बाद में देखो सुनो, हाँ जाबलीपुर या जालहूर ये किसका प्राचीन नाम है? जालोर का प्राचीन नाम है। जालोर को जाबलीपुर या जाहलूर कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखना कोठी। कोठी किसका प्राचीन नाम है? कोठी, कोठी प्राचीन नाम है दोस्तों धौलपुर का। धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है? कोठी। धौलपुर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता था? कोठी। इसके बाद में लिखो उकेश पाटन, उकेश पाटन, उकेश पाटन ये किसका प्राचीन नाम है? तो लिखो ओशिया,
ओशियां, और ये ओशियां कहां पड़ता है? ओशियां जोधपुर, ओशियां पड़ता है जोधपुर। इसे कहा जाता है साथी राजस्थान का, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर। ओसियां जोधपुर, ओसियां जोधपुर को राजस्थान का क्या कहते हैं? भुवनेश्वर कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे उकेश पाटन, ओशियां जोधपुर, जब गुरुजी आपको मंदिर स्थापत्य करवाएंगे ना, मंदिर करवाएंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर, तो आपको बताएंगे कि ओशियां जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी में इतनी बात आती है, उकेश पाटन ये ओशियां जोधपुर का प्राचीन नाम है, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। सर आपको बताएंगे जब मंदिर करवाएंगे तो इसे राजस्थान का भुवनेश्वर क्यों कहते हैं। क्या सूर्य मंदिरों के कारण कहते हैं, क्या शनि मंदिरों के कारण कहते हैं, क्या मंदिरों की नगरी के कारण कहते हैं, क्यों कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर? और ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं पेपर में। तो उकेश पाटन, ओशियां जोधपुर, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर है कहा जाता है। चलो ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है साथियों, एक तो है ब्रज क्षेत्र और एक है ब्रज नगर। तो यहां पर मैंने लिखा ब्रज नगर। ब्रज नगर किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछ ले तो ब्रज नगर कहा जाता है जालरा पाटन को। ठीक है, और जालरा पाटन कहां पड़ता है? झालावाड़ में। जालरा पाटन, ये जालरा पाटन पड़ता है झालावाड़ में, झालावाड़। जालरा पाटन झालावाड़, इसको कहा जाता है ब्रजनगर। जिलों के उपनाम तो करवा रहा हूं ना, मैं ही करवा रहा हूं। सभी धर्मों के मंदिरों के कारण क्यों कहते हैं वहां बताएंगे। ब्लैक पेगोडा। ठीक है, चलो ब्रजनगर। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले ब्रज क्षेत्र, ये जिलों के नगरों के प्राचीन नाम ही तो करा रहा हूं, जिलों के। ठीक है, हाँ चलो। ठीक है, इसके बाद में देखो ब्रज क्षेत्र आपसे पूछ ले तो यह है भरतपुर है, धौलपुर है, और एक नाम और लिख लो करौली। भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ब्रज क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखो मेदिनीपुर। मेदिनीपुर, और मेदिनीपुर किसका प्राचीन नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मेड़ता का। और मेड़ता कहां पड़ता है? नागौर में। मीराबाई का भव्य मंदिर भी बना हुआ है। हाँ, और जाके आपने टांग अड़ा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, मेदिनीपुर आपने लिखा मेड़ता। इसके बाद में है उमेदपुरा की छावनी। ये किसका प्राचीन नाम है? लिखो उमेदपुरा। उमेदपुरा की छावनी। उमेदपुरा की छावनी किसका प्राचीन नाम है? तो यह है साथियों झालावाड़ का प्राचीन नाम। झालावाड़ को उमेदपुरा की छावनी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आलोर। आलोर अगर आपसे पूछ ले तो यह है अलवर का प्राचीन नाम। आलोर किसको बोलते हैं? अलवर को। इसके बाद में नेक्स्ट आता है खिजराबाद। खिजराबाद, खिजराबाद ये प्राचीन नाम है किसका? चित्तौड़गढ़ का। खिजर खान के नाम पर इतिहास वाले सर आपको पूरा वर्णन बताएंगे। नेक्स्ट है गोपालपाल। गोपालपाल, गोपालपाल किसका प्राचीन नाम है? तो यह है करौली का प्राचीन नाम। करौली को क्या कहते हैं? गोपालपाल। इसके बाद में रात्ती घाटी। रात्ती घाटी किसका प्राचीन नाम है? तो बीकानेर का प्राचीन नाम है रात्ती घाटी। अगर आपसे पूछ ले देवंशा किसका प्राचीन नाम है? देवंशा। देवंशा, देवंशा किसका प्राचीन नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जी दौसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, इसके बाद में आगे आप लिख लो घूघरा घाटी। घूघरा घाटी, ये घूघरा घाटी कहां पड़ती है? तो लिखो अजमेर। घूघरा घाटी कहां है? अजमेर। इसकी विशेषता क्या है? घूघरा घाटी अजमेर, यहां याद रखना आरपीएससी का कार्यालय है। आरपीएससी का कार्यालय है घूघरा घाटी में, और घूघरा घाटी है अजमेर में।
हाँ, तो अरे शेखावाटी विभिन्न नगरों में नहीं आएगा, विभिन्न जिलों नगरों के प्राचीन नाम। राकेश कुमार, शेखावाटी आएगी राजस्थान के विभिन्न अंचल में। राजस्थान के मैं विभिन्न अंचल करवाऊंगा ना आपको। हाँ, समझ गए, राजस्थान के विभिन्न अंचल। हाँ, अंचल करवाऊंगा ना, वहां करवाऊंगा। और अंचल आपको पता है कब करवाऊंगा? इसके बाद में कल अपने जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था स्टार्ट। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में मैं आपको राजस्थान में संभाग करवाऊंगा, संभाग के बाद में जिले करवाऊंगा, जिलों के बाद में राजस्थान के अंचल, और फिर अपने पढ़ेंगे जिलों के, हाँ, जिलों की आकृति, कौन से जिले की आकृति कैसी है। फिर सामान्य परिचय और संभागीय व्यवस्था दोनों टॉपिक कंप्लीट होंगे। फिर नया टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे, भौगोलिक परिचय, रत्तानाड़ा जोधपुर। हाँ, तो अब ऐसे, अब आप मुझे एक बात बताएं कि प्राचीन नाम आपकी और लिखने की इच्छा है क्या? अगर साथियों आपके प्राचीन नाम और लिखने की इच्छा है तो मैं आपको और भी नाम लिखवा दूंगा, और अनेकों नाम आपको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो नाम जितने मैंने लिखवाए हैं ना, सुनीता जाखड़ जी, हाथ जोड़ के विनती है, जो करवा रहा हूं वो पढ़ लो। आप तो भूगोल की जगह इतिहास करवा रहे हो, आपको क्या 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 पता मैं इतिहास करवा रहा हूं या भूगोल करवा रहा हूं? इतिहास क्या करवाइए बताओ। इससे ज्यादा अगर मैं चाहूं भी राजस्थान, इससे ज्यादा मैं करवा दूं। अगर आप ऐसा कमेंट करोगे तो फिर मैं ये राजस्थान के विभिन्न अंचल और ये वगैरह वगैरह करवाना छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भी आपको पढ़ने से तो मतलब ही नहीं है, आपको तो ये लिखना है भी मैं क्या करवा रहा हूं और क्या नहीं करवा रहा। भी आपको लगता है तो मैं छोड़ देता हूं। मैं ये चाहता हूं भी अच्छा पढ़ा दूं ताकि आपके हर पेपर में काम आए। आप तो खुद ही मास्टर बने बैठे हो, तो बताओ मेरी आपको कहां आवश्यकता है? सही है या गलत है? हाँ, तो ये जितने भी मैंने आपको नाम लिखवाए ना, आप मेरी बात सुनो, ये जो मैंने नाम लिखवाए ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में, जैसे 6ठी से 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन की किताबों में। हाँ, ठीक है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में जितने नाम हैं वो मैंने करवाए हैं। इससे आगे की बातें अपने नहीं करेंगे। तो यहां तक की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप वो चीज पूछो ना भी जो आपको नहीं आ रही। मैं क्या करवा रहा हूं ये मुझे पता है, मेरे को क्या करवाना है, कैसे आपका सिलेक्शन लेना है। आपको मैं पूरी भूगोल 15 पेज में पढ़ा दूं तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। बहुत से साथी ऐसे होंगे जो खुश होंगे कि हाँ राजस्थान ज्योग्राफी हमारा याद होगी, पर दोस्तों बस थे खुशी थारी भावनाओं में ही खुश हो उसको, हालांकि नौकरी के रूप में सपनों साकार कौन कर सको। तो मुझे डीपली पढ़ाने दो यार, आप पढ़ने वाले बनिए। मेहनत मेरे को आपसे 2 गुनी करनी पड़ती है, ठीक है। कल का जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था रहेगी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम।